नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका 12 फरवरी 2019 में जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हुआ था, उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में जैसे ही आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम समाप्त होता है, उनमें से जो सबसे अलग क्वेश्चन मिलते हैं, आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके या ईमेल करके या मैसेज करके किसी भी तरह आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं उस पर स्पेसिफिक से डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे आरती रावत जी ने मुझे ईमेल पे मैसेज करके यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे सबसे पहले उनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, एडिटिव सिंबल डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपका एडिट का जो सिंबल होता है वो आपके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपका ईमेल टॉपिक से आपका रिलेटेड है। तो हम समझते हैं ईमेल के बारे में, क्योंकि ईमेल के बारे में हर एग्जाम के हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला आपका जो सवाल बनता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा ईमेल का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया ईमेल का आविष्कार किसने किया। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया, रे टॉमलिंसन ने किए थे। अगला यहाँ पे आपका सवाल बनता है कि सर्वप्रथम किसने मेल भेजा था या ईमेल भेजा था। तो किसने भेजा था, आपके रे टॉमलिंसन ने भेजे थे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया स्टोरेज। पूछा जाता है ईमेल में कितना स्टोरेज होता है। तो कितना होता है, आपका 15 GB होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आप ईमेल के साथ क्या क्या चीजें अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है ईमेल के साथ आप टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो अटैच कर सकते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि आप कितना तक अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 20 MB से कम या 20 MB तक आप अटैच कर सकते हैं ईमेल के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं 20 MB और 25 MB में। तो इसके लिए आप अपने ईमेल से खुद ट्राई कीजिए। आप ऐसा फाइल या फोल्डर लीजिए जो आपके 20 या 25 MB से ज्यादा हो। जैसे ही आप उसे सेंड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि नॉट ग्रेटर देन 20 MB। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आप पे लिखा गया सीसी का। तो सीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी। अगला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया बीसीसी का, तो उसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। अगला सवाल ये बनता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, जो दोनों का यूज किया जाता है ग्रुप में मैसेज सेंड करने के लिए, लेकिन आपका जो कार्बन कॉपी होता है जब आप ग्रुप में मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें और मेंबर को पता चलता है कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है। जबकि आपका जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है उसमें और मेंबर को पता नहीं होता है कि ये मैसेज और किन लोगों को भेजा गया है। तो यही डिफरेंस होता है आपके सीसी और बीसीसी में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका प्रोटोकॉल से। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके ईमेल पे 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP। अगला सवाल ये बनता है कि SMTP का यूज किसके लिए किया जाता है। तो मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल आपका इससे ये बनता है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो आपका प्रोटोकॉल होता है POP। तो POP का सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो POP का जो फुल फॉर्म हो जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाता है। अगला सवाल आपका POP से ये बनता है कि POP का किस लिए यूज किया जाता है। तो मैसेज को रिसीव करने के लिए किया जाता है। अगला जो यहाँ पे सवाल बनता है आपका यूजर नेम और एडिट और डोमेन नेम। यहाँ पे देखिएगा आपका सवाल यही था कि एडिट का जो सिंबल था वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि आपको यूजर नेम आगे पाया जाता है कि पीछे पाया जाता है। सबसे पहले आपका देखिएगा, सबसे पहले आपका यूजर नेम पाया जाता है, उसके बाद आपका एडिट सिंबल पाया जाता है, उसके बाद आपका डोमेन नेम पाया जाता है, उसके बाद इन सभी से मिलकर आपका ईमेल एड्रेस का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको यूजर नेम में आपका मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ये भी आपका सवाल बनता है। तो कितने हो सकते हैं, आपके 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। जबकि आपका ईमेल एड्रेस में है तो ईमेल एड्रेस में आपके मैक्सिमम जो कैरेक्टर हो सकते हैं दोस्तों 55 कैरेक्टर हो सकते हैं। अगला यहाँ पे जो पॉइंट पूछा जाता है, आपका ईमेल में स्पेस पाया जाता है कि नहीं।
तो ईमेल में स्पेस और कंटिन्यू डॉट दोनों आपके ईमेल एड्रेस में नहीं पाया जाता है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एग्जांपल में ऐसे देगा rom.19 पूछेगा कि क्या ये ईमेल सही है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपका ईमेल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस में कंटिन्यू डॉट पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे 15 से 16 पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया बैंक पासबुक ईजे। तो बैंक पासबुक आपका क्या होता है? आप जब बैंक से जो लेन देन करते हैं तो उसका जो लेखा जोखा होता है आपके पासबुक पे होता है। अगला यहाँ पे पासबुक का यूज आप एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे ऑप्शन देंगे तो आप ऑटोमेटिक वहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे तीसरा सवाल दिया गया है ईमेल ईजे। यहाँ पे ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया था। अभी मैं आप लोग को ईमेल के बारे में डिस्कस किए, तो ईमेल का जो फुल फॉर्म हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाता है। अगला यहाँ पे चलते हैं, आपका जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट लिखा गया है ISP इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपका ISP का फुल फॉर्म ही होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले देखिएगा आपका हेडिंग पे ही लिखा गया है ISP। सबसे पहले आपका सवाल यही बनता है कि ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवा लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता क्या है। अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है इंटरनेट सेवा प्रदाता वह संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट सेवा प्रदाता का जो कंप्यूटर होता है वह कंप्यूटर क्या कहलाता है, आपका सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। जबकि आपका जो उपयोगकर्ता का जो कंप्यूटर होता है वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा IPS यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ सेवा शुल्क प्रदान करना पड़ता है। तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में इतने सारे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है Ctrl+U इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे Ctrl+U से आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया व्हाट टर्म इज नॉट यूज इन MS Excel। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो C वाला होता है ये टर्म आपके MS Excel में नहीं यूज किया जाता है। तो आपके कॉलम, सेल और रो आपके MS Excel में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए जब आपके कॉलम और रो को जब मिलाया जाता है तो उनको मिलाने के बाद जो आपका बनता है वो क्या बनता है, आपका सेल कहलाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है इंटरनेट पे बेचना और खरीदना क्या है। यहाँ पे लिखा गया है राइट आंसर वाजे ई-कॉमर्स। तो इनका राइट आंसर सही हो जाता है क्योंकि ये खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। यहाँ पे 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है CD-ROM की कैपेसिटी 700 KB होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपके जो CD-ROM की जो कैपेसिटी होती है 700 MB होती है। अब यहाँ पे देखिएगा CD-ROM से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपको हेडिंग पे लिखा गया है CD-ROM। सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो CD-ROM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। बहुत बार सवाल ये बनता है कि CD-ROM किसका एग्जाम्पल है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया CD-ROM को डाटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया जो आपका प्रचलित जो आपका CD-ROM होता है उसका जो व्यास होता है 120 mm होता है, जबकि जो की मोटाई होती है 1.2 mm होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है आपकी 700 MB होती है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। आपका यही सवाल आपका आया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है CD-ROM को CD ड्राइव की सहायता से पढ़ा जा सकता है जिसपे रेड हेड बना रहता है।
अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया जो कि आपकी सीडी ड्राइव की जो गति होती है उसको हम एक संख्या और एक्स से निरूपित करते हैं। जैसे आपको किसी को गति को दिखाना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1x और 8x। अगला जो आपका फुल फॉर्म आपका बनता है CDRW से बनता है, तो CDRW का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो फुल फॉर्म बनता है आपका CDR से बनता है, तो CDR का जो फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। CDR को हम इसे WORM के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपका ये बनता है कि WORM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे नवा सवाल लिखा गया है इन पावर पॉइंट यू कैन नॉट अलाइन ए सिंगल वर्ड लाइन और पैराग्राफ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप एक सिंगल वर्ड को या लाइन को या पैराग्राफ को आप अरेंज नहीं कर सकते आप अपने पावर पॉइंट पे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ पे 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल यहाँ पे लिखा गया है इनमें से कौन सा स्पेसिफिक ईमेल प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन देखेगा। यहाँ पे जो आपको 3 ऑप्शन है, यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे अभी हम लोग शुरुआत में जो आपका पहला सवाल था उसी में हम लोग ईमेल के बारे में डिस्कस किए थे। तो ईमेल पे आपके 2 प्रोटोकॉल का यूज होता था, आपका SMPT और POP का यूज होता था। तो आपके जो डी में से ऑप्शन इन्हीं में से एक कोई होना चाहिए था। अब यहाँ पे आपका समझ रहे हैं आपका ERP क्या होता है, SMS क्या होता है, RARP क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ERP और RARP के बारे में। SMS के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, SMS के बारे में सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब समझते हैं ERP और RARP के बारे में। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखा गया ERP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ERP का जो फुल फॉर्म हो जाता है एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ERP में लिखा गया है ERP एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक कंपनी अक्सर एक निर्माता अपने व्यवसाय के महत्वपूर्ण हिस्से का प्रबंधन करती है। आगे लिखा गया है ERP प्रबंधन सूचना प्रणाली योजना जैसे खरीद, सूची, बिक्री, विपणन, वित्त और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों को एकीकृत करती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया RASP। सबसे पहले आपका RASP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं आपका RASP क्या होता है। लिखा गया यह एक अप्रचलित कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क से अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यह सब उपलब्ध होता है तो इसका लिंक लेयर या हार्डवेयर एड्रेस होता है। जैसे लिखा गया आपका मैक एड्रेस। कभी कभी मैक का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो मैक का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल लिखा गया है यहाँ पे OS इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि आपका जो OS होता है, सबसे पहले यहाँ पे OS समझते हैं। आपका OS क्या होता है, तो क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। तो किसका कलेक्शन होता है, आपका सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बराबर सवाल यहाँ पे देखते हैं। लिखा गया है लैन से कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा होगा कि लैन में मुख्यतः कौन सी टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तभी यहाँ पे देखेगा इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका C वाला हो जाता है। तो लैन में आपका जो मुख्यतः यूज होता है आपका बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आपका बस टोपोलॉजी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको पोर्ट, हब और स्विच के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको बाकी टोपोलॉजी के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले आपका हेडिंग पे लिखा गया है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा गया है इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है उसके जरिए सारे नोड जुड़े रहते हैं। सारे नोड यानी सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है किसी एक स्टेशन द्वारा संचालित डाटा सभी नोड्स द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी
कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बस टोपोलॉजी को ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लाइन को मुख्यतः यही टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है, जैसा आपका सवाल में था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि बस टोपोलॉजी में समानता ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, चित्र के द्वारा समझते हैं। जो आपका जो पीले कलर में है वो आपके नोड है, यानी आपके कंप्यूटर हैं। आपके देखिएगा, आपको जो बीच में जो काली सी लाइन है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। देखिएगा, एक सवाल आपका ये बनता है कि बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटरों का प्रयोग किया जाता है कि नहीं, या तो किस टोपोलॉजी में आपका टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका टर्मिनेटर का यूज हो जाएगा, बस टोपोलॉजी में हो जाएगा। तो बस टोपोलॉजी में आप किसी भी सिरे पे आप टर्मिनेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है कि क्या रिमोट को कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो रिमोट या आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप मोबाइल का भी एक प्रकार का आपका रिमोट ही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल। यहाँ पे अगला सवाल लिखा गया है कि इनमें से क्या बाइनरी नंबर या डिजिट है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलती से आपको 2 हटा दिया गया है, लिख दिया गया है। तो यहाँ पे 2 हटा लीजिएगा। जो आपका बाइनरी नंबर या जो बाइनरी डिजिट होता है, आपका 0 और 1 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी ये भी सवाल बनता है कि 0 और 1 को और किस नाम से प्रदर्शित किया जाता है या किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 जो आपका होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो 1 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑन को रिप्रेजेंट करता है। एक आपका होता है 0 को ऑफ और फॉल्स को निरूपित करता है, जबकि 1 आपको ऑन और ट्रू को निरूपित करता है। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका ये जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है, ये आपका क्या है, आपका 0 से 7। अगर हम टोटल इसमें काउंट करें तो टोटल आपके अंक हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। तो इस किस में होता है, आपके ऑक्टेट में होता है। आपका एक सवाल इसमें ये बनता है कि जो आपका ऑक्टेट होता है उसमें कितने बिट को हम लोग बोला जाता है। तो 8 बिट को हम लोग ऑक्टेट भी कहा जाता है। और 8 बिट में आपका क्या होता है, 1 बाइट होता है या 2 निबल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका जो आस्की कोड होता है, ये बहुत बार आपका सवाल पूछा जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहला आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, आस्की एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है जिसका प्रारंभ आंसी द्वारा 1963 में किया गया। अब यहाँ पे आंसी का जो फुल फॉर्म हो जाता है, आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक विशेष आस्की कोड निर्धारित किया जाता है। जो भी आपके कीबोर्ड पे जो भी कैरेक्टर है उसके लिए एक विशेष कोड बनाया जाता है। कौन बनाता है, आपका आस्की बनाता है। आस्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसमें एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है, मूल रूप से हम केवल 128 कैरेक्टर का उपयोग करते हैं जो कि ज्यादातर कार्यक्रम के दौरान उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल हम 128 कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपका जो आपका आस्की होता है, जो आपका आस्की तालिका है, उसमें वर्ड की कुल संख्या आपकी 256 होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 128 कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको टोटल कैरेक्टर पूछ रहा है तो टोटल कैरेक्टर आपको 256 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 256 में आपका 0 से 255 तक होता है, इसमें 0 काउंट होता है तो आपका 256 हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है, कैरेक्टर कोड जो आपका 0 से जो 31 के बीच में होता है वो क्या कहलाता है, आपका कंट्रोल कैरेक्टर्स कहलाता है। जबकि अब जो कैरेक्टर कोड 32 से 127 के बीच में होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रिंटेबल कोड कहलाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे जो अगला सवाल लिखा गया, 15वां सवाल यहाँ पे लिखा गया, फॉर प्रिंटिंग ए डॉक। डॉक इसके मतलब क्या हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो प्रिंट करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस फी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कंट्रोल प्लस एफ क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ से आप किसी भी टेक्स्ट को खोजने के लिए, आप फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल प्लस ओ दिया गया है। तो कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, पुराने डॉक्यूमेंट को आपको खोलना या ओपन करना होता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है,
आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आरती रावत जी हैं, इन्होंने 15 क्वेश्चन मुझे ईमेल किया था। इनको सबसे पहले ए लॉट ऑफ थैंक्स कि इन्होंने एक स्टेप लिया कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप लोग से एक गुजारिश है, अगर आप लोग एक ही या दो क्वेश्चन दीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, और कोशिश कीजिए एक या दो क्वेश्चन ऐसे दीजिए जो सबसे अलग हो। तो चलिए तब तक के लिए हम कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।